सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें अलग अलग पॉइंट चार्जेस का फील्ड, जिसको हम लोग डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का फील्ड कहेंगे, इसको हम लोग समझेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। और ये आपको एक बेनिफिट मिला हुआ है कि आप क्लास 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ के आए हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बिल्कुल उसी की तरह है। यहाँ पर जैसे आप समझते हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड है हमारे अर्थ का, कि तो उसके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम छोड़ते हैं तो वो एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स के कारण गिर जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही किसी चार्ज के पास जब हम जाते हैं तो उसके विसिनिटी में, उसके सराउंडिंग में, स्पेस में जो रीजन है उसमें आप देखोगे कि कोई दूसरा चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो लाने पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका मतलब है कि वो उसके फील्ड में है। तो इसकी डेफिनेशन वहीं से निकल के आ रही है, द रीजन सराउंडिंग अ चार्ज in which its electrical effects can be observed, it is called electric field। तो ये फील्ड का मतलब रीजन से है। तो ये तो हुई इसकी फिजिकल मीनिंग, लेकिन आपका नॉलेज एग्जैक्ट तब कहा जाएगा जब उसको मेज़र करके आप बताओ कि कहाँ पर फील्ड ज़्यादा होगा, कहाँ फील्ड कम होगा, किस तरीके से उसका मेज़रमेंट करेंगे। क्योंकि भाई चार्ज के पास अगर हम हैं तो वहाँ पर फील्ड ज़्यादा होगा, दूर जाएंगे तो फील्ड कम होगा। तो यहाँ पर चूँकि फोर्स से आप डिफाइन कर रहे हो, तो यहाँ देखें कि कैपिटल क्यू का अगर हम फील्ड निकालना चाहते हैं तो आप क्या करो, एक टेस्ट चार्ज उसके पास रख दो और ये जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो फोर्स को आप जानते हो के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ओके की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज है उसी को फील्ड कहते हैं। यहाँ पर ये जो रीजन आपने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, तो वो एक जनरल डेफिनेशन हो गई। लेकिन यहाँ पर जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। अब वो चार्ज भी इतना बड़ा ना हो कि जो सोर्स चार्ज है, ओरिजिनल चार्ज है, उसके फील्ड को वो इफेक्ट कर दे। इसलिए ये टेस्ट चार्ज को बहुत ही स्मॉल लिया जाता है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। इसलिए यहाँ पर E को आप डिफाइन करते हो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज व्हेन चार्ज इज टेकन टू बी वेरी स्मॉल, Q नॉट इज टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज का जो फील्ड आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। अच्छा, अब जब फील्ड के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे दिमाग में पिक्चर आती है वो ये फील्ड लाइंस की आती है कि अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उससे निकलने वाली जो फील्ड लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। अगर हम पास में देखते हैं तो वो क्राउडेड नज़र आएंगी, दूर जाएंगे तो वो रेरिफाइड होंगी। तो पास में फील्ड ज़्यादा है, दूर जाने पर फील्ड कम है। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन आपको दी, स्मूथ कर्व्ड और स्ट्रेट लाइंस टेंजेंट टू विच गिव्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कि वो जो फील्ड लाइंस हैं अगर आप देखते हो स्ट्रेट है तो उसी डायरेक्शन में है, और अगर कर्व्ड हैं तो वहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं। तो देख सकते हो आप, ये आइसोलेटेड चार्ज के लिए हैं, ये पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती हुई, दूर की तरफ जाती हुई। इसकी डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हो कि ये जो स्मूथ और कर्व्ड स्ट्रेट लाइंस हैं, दीज आर द लाइंस ऑन विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ़ इट इज़ फ्री टू डू सो। पॉजिटिव चार्ज को रखने पर जहाँ पर वो जाए, तो ये फील्ड लाइंस आ गई। तो ये पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ जाती हुई। इनकी प्रॉपर्टीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये जो हैं किसी भी चार्ज से जो एमिनेट होती हैं या टर्मिनेट होती हैं, कहीं पर मिलती हैं, तो वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती हैं। और दूसरी बात, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, है ना, जा रही हैं इन्फिनिटी तक। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट इनका खोजा जा सकता है और एंड पॉइंट आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने ये पॉजिटिव टू नेगेटिव देखा कि पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ पर एंड हो रही हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ से एंड हो रही हैं। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव से नेगेटिव में जाना, तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो है क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाद में आप पढ़ोगे तो वो क्लोज्ड लूप बनाती हैं।
ये क्लोज लूप नहीं बनाती, ये डिफरेंस है। तो नेगेटिव चार्ज में यहाँ पर फील्ड आती हुई, पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव से निकलना, नेगेटिव में जाना। ऐसे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी तो क्या करेंगी, फील्ड लाइंस आपको दिखाई देगा कि ये एक रिपेल करेंगी, है ना। ये पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, इनका रिपल्सन ये फील्ड लाइन से आपने देखा। ऐसे अगर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आपने प्लेट लिया है तो वो प्लेट के आप दोनों साइड फील्ड लाइंस को देख सकते हो कि ये इस तरफ जाती हुई दिखेंगी। पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो वो फील्ड के अलोंग चलेगा, नेगेटिव चार्ज रखोगे तो फील्ड के अपोजिट चलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर इनके थोड़ा एग्जांपल्स देख लें कि जैसे यहाँ आप देखें ये 2 चार्जेस रखे हुए हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के, ये जो आपके वर्टेक्स हैं इसमें 2 चार्जेस प्लेस्ड हैं और उनका फील्ड ए पर पूछा कितना होगा। तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो क्योंकि आपने फोर्स पढ़ा हुआ है। भाई ये भी तो फोर्स ही है लेकिन यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स है। तो ये चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो सारा डिस्कशन जैसे फोर्स का हमने देखा वैसे ही फील्ड का भी होगा। तो जैसे इस चार्ज का फील्ड यहाँ पर दिखाया जाएगा चार्ज से दूर की तरफ, वो होगा KQ/A²। इसका भी KQ/A²। एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, KQ/A², KQ/A² √3, है ना। तो इस तरीके से आप डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जब दिया हुआ हो, अलग अलग चार्जेस दिए हुए हों, तो आपको ऐसे नेट फील्ड निकालना है कि फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है उसको कंसीडर करके। अब देखें यहाँ पर भी हमने 3 चार्जेस दिए, Q, Q, 2Q। तो इसका फील्ड ये गया, उसको हमने x लिख दिया कि A पर D का फील्ड AD, हमने उसको x लिखा तो x = क्या होगा, KQ/A²। इसका भी KQ/A² होगा, B का फील्ड A पर, ये भी x है। और तीसरा जो है, क्योंकि ये इसकी डिस्टेंस A √2 है, यहाँ चार्ज 2Q दिया हुआ है, इसका भी फील्ड x आ रहा है A पर C का, क्योंकि K × 2Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो 2A² होगा नीचे, तो आ जाएगा KQ/A²। ये भी x है। अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालोगे आप, तो चूंकि ये x और x का x √2 बन के इसी के अलोंग आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल ना होते, इसको हम 2Q, 3Q, 4Q कुछ और दिए होते तो ये अलग आता, तब फिर आपको रिजोल्यूशन के मेथड से करना पड़ता। पर अभी ये चूंकि x हैं 90 डिग्री पर हैं तो x √2 यहाँ पर आया, तो x √2 + x हो जाएगा। तो ये आपका A पर फील्ड बन जाएगा, KQ/A² √2 + 1। अच्छा, ये देख लें, हमने यहाँ पर एक पेंडुलम को सस्पेंड किया हुआ है, यूनिफॉर्म फील्ड दिखाया हुआ है। जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट रख दी, यहाँ नेगेटिव प्लेट रख दी, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड है, तो प्लेट नहीं दिखाई हमने, यहाँ पर आपको फील्ड दिखाया है। उसमें एक बॉब है जिसमें चार्ज है Q और उसका मास m है, तो QE फोर्स लग गया, क्योंकि आपने E = फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स = QE, चार्ज इनटू फील्ड। तो एक QE जो है E के अलोंग पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगा, तो ये पेंडुलम को ऐसे ले जाना चाहता है। mg लेकिन नीचे लाना चाहता है। इक्विलिब्रियम है तो यहाँ mg को किसने बैलेंस किया, QE को किसने बैलेंस किया, तो ये t को रिजॉल्व करके आप बता रहे हो कि ये t cos थीटा ने mg को किया हुआ है और t sin थीटा ने QE को किया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा = QE/mg। तो इस तरीके से ये सिंपल आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो। अब हम आ जाएं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में, एक और चीज़ आती है जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कह देते हैं। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जैसे 2 चार्जेस हैं, HCl का मॉलिक्यूल है, उसमें चार्जेस जो हैं जब उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है प्लस और माइनस आयन, तो फिर वहाँ पर डाइपोल बन जाता है। तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो बनते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, लेंथ उनकी बहुत कम होती है, सेपरेशन उन चार्जेस का बहुत कम होता है। तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट इन विच 2 equal and opposite charges are situated at a very small distance apart। तो ये डिस्टेंस को हम 2a ले रहे हैं, ये -q + q, ये 2 चार्जेस हैं, ये 2a बहुत ही स्मॉल है। अब स्मॉल आप कहोगे किसके कंपैरिजन में स्मॉल है, तो वो हम कहेंगे कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो उसके कंपैरिजन में वो स्मॉल है। एनीवे यहाँ पर इसका डाइपोल मोमेंट को आप डिफाइन करते हो आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, q × 2a, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी जो लेंथ है, जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ डाइपोल होती है, ये भी वेक्टर मानी जाती है।
तो यहाँ क्योंकि चार्ज वेक्टर है नहीं तो इसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो डायपोल मोमेंट आप देख रहे हैं, ये P हमने दिखाया, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव के अलोंग होगा। तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, डायरेक्शन हमने लिखा नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ये हैं तो डिस्क्रीट चार्जेस, तो इनका आप फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। तो आइए फील्ड देखें कैसे कैलकुलेट होगा। फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, पहला आप लेते हैं ऑन इट्स एक्सियल लाइन -q + q और 2a सेपरेशन, ये हमने डाइपोल बनाया है। ये ए भी हमने लिख दिया है -q की पोजीशन को और बी लिख दिया है +q की पोजीशन को। इसमें हमने जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसके हमने कहा था कि ये आपके डाइपोल लेंथ के कंपैरिजन में बड़ा होता है, तो ये आ गया। देखो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर पॉइंट P ले लिया हमने, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट। यहाँ पर फील्ड निकालना है, आप खुद ही बताओ, ये माइनस ये प्लस है, तो प्लस जो है जहाँ पर B पर +q दिया हुआ है, इसका फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव है तो रिपेल करते हुए दिखाई देगा, वो दूर की तरफ होगा, और नेगेटिव है तो अपनी तरफ करेगा फील्ड को। तो EB इज़ ग्रेटर देन EA। क्यों EB इज़ ग्रेटर देन EA? क्योंकि ये वाला इसके पास है। आप देखो ये 2a है, यहाँ से यहाँ हाफ डिस्टेंस AA हुई। अगर ये r है तो ये डिस्टेंस आपको r - a दिखाई देने लगेगी, और ये वाली r + a दिखाई देने लगेगी, क्योंकि r आपने मिड पॉइंट से लिया हुआ है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ज़्यादा है। तो आप कहोगे जब नेट फील्ड हम एक्सियल लाइन में निकालेंगे तो EB - EA लिखेंगे। यहाँ पर EB की वैल्यू जो होगी वो इस Q चार्ज के कारण r - a डिस्टेंस पर KQ/r - a का स्क्वायर, और A का फील्ड जो होगा नेगेटिव चार्ज के कारण वो होगा KQ/r + a का होल स्क्वायर। क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट थी इसलिए आपने माइनस किया। इसका आप LCM लेकर के सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 4r/r² - a² का होल स्क्वायर। अब ये KQ × 4ra है r² - a² का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप क्या करो, Q × 2a को ले लो, तो यहाँ पर 2a निकाल लोगे तो 2r बचा रहेगा, तो वो Q × 2a को P लिख लेना, क्योंकि अभी हम डेफिनेशन देख के आए हैं P = Q × 2a। तो यहाँ पर आप वो Q × 2a को आप P लिख लो, और बाकी जो 2r बच गया उसको आप उसी के साथ रहने दो, तो हो जाएगा K × 2pr/r² - a² होल स्क्वायर। इस तरीके से आप इसका फील्ड निकाल सकते हो। और यहाँ पर एक बात और कि ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये उसके लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपका एक्सियल लाइन पर फील्ड आया वो आया जब r को आप ग्रेटर करोगे तो r⁴ हो जाएगा, नीचे ऊपर r है तो नीचे r³ बचेगा। तो एक्सियल लाइन पर 2kp/r³। तो यहाँ पर डायरेक्शन के साथ जब लिखते हैं तो P के अलोंग ही एक्सियल लाइन पर फील्ड दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखें डाइपोल मोमेंट कहाँ था, माइनस से प्लस, और नेट फील्ड कहाँ आया, ये EB, ये यहाँ पर दूर की तरफ आया, EB - EA। तो जहाँ डाइपोल है वहीं पर नेट फील्ड है, इसलिए डाइपोल मोमेंट के अलोंग आ गया। ये देख लें, यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड आपको निकालना है, तो वही आपने डाइपोल लिया -q + q 2a, r डिस्टेंस पर यहाँ भी सेंटर से निकालना है, लेकिन इस बार लाइन के परपेंडिकुलर निकालना है। A B चार्जेस बिल्कुल वैसे ही हैं सब कुछ, ये A डिस्टेंस सेंटर से, इसकी A डिस्टेंस है। तो ये जो पॉइंट है इस चार्ज से और इस चार्ज से, इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई, √r² + a², इसकी भी √r² + a²। प्लस Q चार्ज क्या करेगा फील्ड को दूर की तरफ, -q चार्ज फील्ड को अपनी तरफ। मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर हैं, कितने हैं भाई, KQ/ डिस्टेंस का स्क्वायर, √r² + a² का होल आप स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा ये r² + a²। तो हो गया इसका और इसका फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है KQ/r² + a², उसको हमने E लिख दिया। तो इसका भी मैग्नीट्यूड ही, इसका भी मैग्नीट्यूड ही। ये थीटा एंगल दिखाया है तो यहाँ पर थीटा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इनका जब रिजॉल्व करोगे तो ये नेट आ जाएगा 2e cos θ, साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो 2e cos θ हमने E की वैल्यू जो यहाँ पर रखी थी ये रख दी KQ/r² + a²। cos θ की वैल्यू डायग्राम से रख दो आप, बेस/हाइपोटेन्यूज ये रख दिया। तो नीचे पावर क्या हो गया 3/2, ऊपर 2qa को क्या लिख दिया P, क्या आंसर आ गया
kp/r² + a²⁴ ये एग्जैक्ट आंसर है। लेकिन r जो है वो a के कंपेरिजन में लार्ज है, तो E परपेंडिकुलर में इक्वेटोरियल लाइन में ये जो r को जब आप a से ग्रेटर करोगे तो नीचे हो जाएगा r²⁵ यानी r³, तो आपका आंसर बन जाएगा kp/r³। अब चूंकि आप देख रहे हो डाइपोल मोमेंट तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ था, लेकिन फील्ड कहाँ आया? अपोजिट। तो जहाँ डाइपोल मोमेंट आया उसके अपोजिट फील्ड है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस साइन लगाना पड़ेगा। E परपेंडिकुलर = -kp/r³। तो ये निगेटिव यानी अपोजिट होता है डाइपोल मोमेंट के। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलो यहाँ पर एक पॉइंट और देख लें हम, एक जनरल पॉइंट पर अगर हमको फील्ड निकालना हो तो आप देखें ये डाइपोल मोमेंट P लिया हुआ है, तो जो पिछले आपके आंसर्स आए, जो वैल्यूज़ आई उसको यूज़ करना है। एक्सिस पर आपने देखा था 2kp/r³ आया था और इक्वेटोरियल पर kp/r³ आया था, यानी एक्सिस पर डबल होता है इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में। यहाँ पर इस P को, चूँकि हमको यहाँ पर फील्ड निकालना है r डिस्टेंस पर, ठीक है, एंगल थीटा बनाया है ये डाइपोल से, तो इस P के हम दो कंपोनेंट ले लेते हैं। एक उस जहाँ पर निकालना है ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसके अलोंग p cos थीटा और परपेंडिकुलर में p sin थीटा। ये p को आपने रिजॉल्व कर लिया। p cos थीटा के कारण जो है वो उसके एक्सिस में बनेगा और p sin थीटा के कारण उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर है तो अपोजिट बनेगा, जहाँ पर ये है उसके अपोजिट बनेगा। तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट और ये एक्सियल पॉइंट के कारण है। तो ये ER जो लिखा है ये p cos थीटा के कारण है और E थीटा जो लिखा है वो p sin थीटा के कारण है। आपको फार्मूला पहले से मालूम है कि किसी डाइपोल का एक्सिस पर वो 2kp/r³ होता है। अब यहाँ पर एक्सिस p cos थीटा की है, इसलिए 2kp cos θ/r³ होगा। और यहाँ पर ये जो आपका ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो आ जाएगा kp sin θ/r³। तो p sin थीटा के कारण ये है और p cos थीटा के कारण ये है। 2 क्यों है? क्योंकि उसके एक्सिस पर है। इसमें 1 है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके इक्वेटोरियल पर है, ठीक है, और इसके अपोजिट होता है, उसके अलोंग होता है। तो E जो है, चूंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आप निकाल सकते हो √ER² + Eθ²। तो kp/r³ तो कॉमन आ जाएगा, उसमें 2 cos थीटा का होल स्क्वायर होगा, ये sin थीटा का होल स्क्वायर होगा और sin² θ + cos² θ आप इससे लेकर के यहाँ पर बच जाएगा 1 + 3 cos² θ। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। और ये जो नेट फील्ड है वो अगर एंगल अल्फ़ा बनाता है इस लाइन से तो आप tan α = लिख सकते हो Eθ/ER। तो इस तरीके से Eθ की वैल्यू आपको मालूम है, ER की वैल्यू मालूम है, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा tan θ/2। तो जो अल्फ़ा एंगल बनाता है वो ये थीटा की पोजीशन पर डिपेंड करता है, इनमें रिलेशनशिप है। थोड़ा और आपको हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता दें, क्योंकि डाइपोल है तो यहाँ पर अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ हो तो -q चार्ज पर फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा और +q चार्ज पर फील्ड के अलोंग लगेगा। तो ये जो डाइपोल है इसको ये जो दो फोर्सेस लग रहे हैं ये इसको क्या करेंगे, इसको ये रोटेट कराने की कोशिश करते हैं। इनका एक टॉर्क डेवलप हो जाता है। जब इक्वल और अपोजिट फोर्स हों, पैरेलल हों, तो आप देखते हो कि उसका जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, वो जो फोर्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ये थीटा एंगल पर है ये डाइपोल इस फील्ड से, तो 2a का यहाँ पर 2a sin थीटा हो गया। तो बताओ टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, q इंटू 2a sin थीटा, और q इंटू 2a फिर p लिख दिया तो pe sin थीटा। तो ये टॉर्क है और टाउ = वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो p × e लिखते हैं। तो इस तरीके से ये यूनिफॉर्म फील्ड में अगर है तो इस तरीके का ये टॉर्क लगता है। अब इस टॉर्क के कारण आप देखो कि ये -pe sin थीटा अगर थोड़ा सा आपने डिस्प्लेस किया, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रख के और थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर थीटा स्मॉल करोगे तो -pe थीटा हो जाएगा। तो ये टॉर्क को आप क्या लिख सकते हो, I∝, क्योंकि आपने अगर थोड़ा डिस्प्लेस किया तो वो टॉर्क उसको वापस लाता है, और जब वापस लाता है तो वो अपनी मीन पोजीशन से ओवरशूट कर जाता है और ऐसे ऐसे ये क्या करने लगता है, ऑसिलेट करने लगता है।
तो आई अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी ई बाई आई थीटा आ गया। इसको आप कंपेयर कर दो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट पी ई बाई आई। तो ये ओमेगा मिल गया, तो इसका टाइम पीरियड मिल गया कि वो डाइपोल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, उसका टाइम पीरियड ये है 2 पाई रूट आई बाई पी ई। अच्छा, ये जो आपका डाइपोल है इसको अगर हम लोग रोटेट कराते हैं तो वो रहना तो ऐसा चाहता है। अब आप रोटेट करा रहे हो, इसका मतलब है कि उसमें कुछ एनर्जी आ जाएगी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। उसका फार्मूला होता है माइनस पी डॉट ई। कैसे आता है ज़रा देख लें। टॉर्क लग रहा है उस डायरेक्शन में जहाँ पर थीटा कम होता है। अगर थीटा को बढ़ाना है तो आपको उस टॉर्क के अगेंस्ट जाना पड़ता है। तो इंटरनल जो टॉर्क है उसके अपोजिट है थीटा का बढ़ना। तो आपकी जो डेफिनीशन है वहाँ पर फोर्स पर डेफिनीशन थी आपकी, है ना, कि नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स। यहाँ पर इंटरनल टॉर्क हो जाएगा। तो टाउ डॉट डी थीटा को आप वैल्यू रखोगे तो माइनस टाउ डी थीटा हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है वो। तो इस टाउ की वैल्यू रखा पी साइन थीटा, इंटीग्रेट किया। अब थीटा 1 से थीटा 2, तो यहाँ थीटा 1 हमने ले लिया रेफरेंस। 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान के चलते हैं। तो 90 से थीटा कराना है, तो 0 से u, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। देख लें पी ई इंटू इसका इंटीग्रेशन आया, लिमिट रखी, ये आ जाएगा। तो ये आपको डाइपोल के साथ ये चीज़ें आपको समझ के चलनी है। अब हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको थोड़ा एग्जांपल्स बता दें। ये एग्जांपल्स आप देखें कि फील्ड सेंटर में निकालना हो, चार्ज इक्वल हो तो 0 हो जाएगा। अगर 3 चार्जेस हों, उनके फील्ड जो होंगे वो 120 पर होंगे, नेट निकालोगे 0 हो जाएगा। स्क्वायर हैं, यहाँ पर सेंटर में निकालोगे, फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 0 हो जाएगा। सुपर पोजिशन कॉन्सेप्ट देखें, 4 चार्ज होते हैं, अगर 4 चार्जेस है ना इक्वल कॉर्नर्स में, तो नेट फील्ड यहाँ पर क्या आ जाता है 0। अगर 3 ही दिए तो हम कहेंगे इन 3 के जो फील्ड होंगे वो चौथे के बराबर होंगे, क्योंकि चौथे को रखने पर 0 हो जाता है। तो इनका नेट जो मिलेगा वो जहाँ पर चौथे का आता उसके अपोजिट मिलेगा और उसके बराबर। तो आप क्या करो कि यहाँ पर मान लो चौथा चार्ज रखा हुआ, उसका फील्ड कितना होता, वो होता वो जो के क्यू अपॉन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमने यहाँ पर ए दे रखी है, के क्यू बाई ए स्क्वायर। केवल उसका निकाल करके इन तीनों को बता सकते हो, क्योंकि इन तीनों का वही होगा मिल करके जो वो एक अकेले का होगा, क्योंकि चारों का मिल के 0 हो जाता है। तो वो एक अकेला वो देगा जो ये तीनों मिल के देते हैं। दूसरी बात, इसको अगर नहीं समझ में आ रही तो आप देखोगे इस क्यू का और इस क्यू का कैंसिल हो जाएगा, इसी क्यू का बचेगा और इस क्यू का कितना बचेगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आपका सुपर पोजीशन वाला क्लियर हो जाएगा तो आपको बहुत काम देगा ये। जैसे ये 5 है, अब यहाँ पर एंगल निकालते रहो, कैलकुलेट करो यहाँ, तो टीडियस प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अगर आप सुपर पोजीशन एक रेगुलर ये पेंटागन बनाया है, 4 कॉर्नर्स में चार्ज दिए हुए, इनका नेट फील्ड चाहिए। अब आपको पता है कि अगर 5th होता तो 0 होता, तो इन सबका जो होगा नेट 4 का वो 5th के बराबर होगा और अपोजिट होगा। तो 5th वाला यहाँ देता, ये चारों उसकी तरफ देंगे, आंसर ये हो जाएगा। उसी से ये बनाया है कि अगर ये 5 चार्जेस में 4 हमारे प्लस हों और 5th जो है वो नेगेटिव हो, तो आपको पता है कि यहाँ पर इन चारों का इसी के डायरेक्शन में था, अब ये एक और आ गया है वो भी उसी डायरेक्शन में देगा, तो टोटल क्या हो जाएगा 2k बाई ए स्क्वायर। ऐसे ही सुपर पोजीशन से आपको लॉजिक से ये निकाल लेना है। अच्छा, नेट डाइपोल मोमेंट देख लें। जैसे यहाँ पर -2q है, q है, q है, d डिस्टेंस पर हैं। इनके अगर हमको नेट डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो आप देखो ये 2 डाइपोल्स का ये कॉम्बिनेशन है, -q + q -q + q। तो ये -q + q का डाइपोल मोमेंट यहाँ आया, -q + q का यहाँ आया, मैग्नीट्यूड बराबर है, qd के बराबर होगा। तो उनका जो नेट आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर, चूँकि 60 डिग्री पर हैं वो, तो आंसर आपका हो जाएगा qd√3। ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर हैं, 60 डिग्री पर हैं, तो वो हो जाएगा p√3 qd√3। तो ये 2 डाइपोल का बनाना, -q + q और -q + q, इसलिए -2q हो गया। चलो ये डाइपोल यहाँ पर फील्ड निकालने को बोलता है ए पर। एक डाइपोल यहाँ पर p मैग्नीट्यूड का दिया है, p2 दिखाया, ये p1 2p का है, ए पर निकालना। तो देखो कि इसके ये एक्सिस पर है, लेकिन इसके ये कहाँ पर है, इक्वेटोरियल पर है, परपेंडिकुलर पर है।
तो जहाँ पर आप एक्सिस में लिखोगे तो इसका जो आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। और आपको पता है कि इक्वेटोरियल पर क्या होता है कि जहाँ पर ये रहा है उसके अपोजिट आता है। तो ये फील्ड दोनों इसके कारण और इसके कारण एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो इसके कारण जो हो जाएगा वो 1 टाइम आएगा, है ना, 2 के कारण kp/a³ हो जाएगा। लेकिन इसके कारण डबल आएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2k/a³ इंटू उसका डायपोल मोमेंट। अब 2p लिया हुआ है तो यहाँ आंसर आपका 5 kp/a³ हो गया। लास्ट वन, ये एग्जांपल और देख लें आप, फिर हम आपको क्वेश्चंस देंगे, आप उसको सॉल्व करोगे। लेकिन ये वीडियो को थोड़ा सा एक बार और देखना, चीज़ों को समझना ध्यान से, फिर क्वेश्चन को करना है। ये देखो स्प्रिंग है, मास है, चार्ज है और फील्ड में रखा हुआ है। तो अभी ये नेचुरल लेंथ में है, फील्ड के कारण ये आगे जाएगा। कितनी आगे जाएगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना, तो आप कहोगे QE इंटू x0, फोर्स तो कांस्टेंट है QE का, QE इंटू x0 वो जो वर्क हुआ किस में कन्वर्ट हो गया, हाफ के x0 स्क्वायर में हो गया, स्प्रिंग में हो गया। तो x0 इज इक्वल टू आ गया। मीन पोजीशन कहाँ, जहाँ पर QE इज इक्वल टू kx हो, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स जहाँ पर उस QE को बैलेंस करे, x इज इक्वल टू ये। और वो QE एक कांस्टेंट फोर्स है, बिल्कुल वैसे ही जैसे mg के कारण लगता था, तो उसमें टाइम पीरियड हम लोग निकालते थे। इस तरीके से अगर आपको दिया जाता था कि इसको अगर हम लोग डिस्प्लेस करते हैं तो टाइम पीरियड क्या, तो उसमें आप लिखते थे t इज इक्वल टू 2π√m/k। यहाँ पर mg की जगह में QE लगा हुआ है, कांस्टेंट फोर्स है, तो टाइम पीरियड उसका 2π√m/k होगा। तो आपको ये इसको ध्यान से एक बार फिर से देखना है, फिर आप क्वेश्चंस करिएगा। ओके, थैंक यू।